गुड मॉर्निंग। स्वागत है लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आपको जैसे पता है कि इकोनॉमिक्स का लेक्चर सीरीज जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही है उसमें 8 से 9 जो इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है उसकी लगातार जो लेक्चर है हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहे हैं कि जो विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास से नहीं जुड़ पा रहे हैं या जो सक्षम नहीं है यहाँ तक पहुँच पाने में, फिर उनके लिए ये सारा मटेरियल और सारा लेक्चर उनके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के लेक्चर के अंतर्गत पूरे सिलेबस को डिस्कशन करने के बाद हमने इकोनॉमिक्स का पहले बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स का 3-4 लेक्चर डाला था। उसके बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था के 5-6 जो महत्वपूर्ण बड़े बड़े टॉपिक हैं उसमें से एक टॉपिक को हमने उठाया, सब शुरुआत किया है जिसका नाम था मनी एंड बैंकिंग। इससे संबंधित भी 2-3 लेक्चर पहले डाला जा चुका है। अब इसका अगला लेक्चर है मनी एंड बैंकिंग के अंतर्गत। ये सिलेबस हमने आपको डाला था, मनी एंड बैंकिंग का ये पूरा सिलेबस, जिसमें से कुछ बातें हमने पहले डिस्कस कर लिया और इसका लेक्चर भी यूट्यूब पे है, इसी हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो वहाँ से आप जो क्लास छूटा है उसको देख सकते हैं, ये पूरा हम कराएंगे आपको। ठीक है, तो पहले के लेक्चर में हमने भारतीय वित्तीय बाजार यानी फाइनेंशियल मार्केट, मनी एंड बैंकिंग का जो मेन है फाइनेंशियल मार्केट या वित्तीय बाजार, उसको डिस्कस किया था हमने। उसके बाद से मुद्रा बाजार क्या होता है, पूंजी बाजार क्या होता है, तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कशन किया था हमने। उसके बाद से मुद्रा, मुद्रा के कार्य, मुद्रा के प्रकार, मनी क्या होता है, मुद्रा किसे कहते हैं, पूरा मनी का इवोल्यूशन, मतलब कैसे बार्टर सिस्टम से शुरुआत होकर अभी मानव बिटकॉइन तक पहुंच चुका है, इसके बारे में पूरा डिस्कशन डिटेल हुआ है और ये सारा चीज कराया जा चुका है। आज के क्लास में हम स्पेशली बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक, जो आपने थंबनेल पे भी देखा है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। अब ये पहला वाला पार्ट हम करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए जरूरत क्यों पड़ी, कब इसकी स्थापना हुआ, जब स्थापित हुआ था तो ये राष्ट्रीयकृत था या फिर प्राइवेट का भी कुछ पूंजी लगा हुआ था, फिर राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये सारा चीज, कौन कौन से गवर्नर, इसकी गवर्निंग बॉडी में कौन कौन से लोग होते हैं, अभी तक कौन कौन से लोग गवर्नर बने हैं, पहला कौन था, दूसरा कौन था, पहला भारतीय कौन था, सबसे ज्यादा कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल, वैसे प्राइम मिनिस्टर जो पहले आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं या फिर वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, ये सारा चीज देखेंगे। फिर आरबीआई के पूरे जो स्ट्रक्चर है उसमें कौन कितने लोग हैं, गवर्नर, उप गवर्नर, इसका क्षेत्रीय कार्यालय, ये जो बेसिक जितना इंट्रो वाला पार्ट है परिचय आरबीआई का, ये सारा आज के लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, टोटल 5-6 स्लाइड में हमने इस पूरे लेक्चर को कवर किया है। ठीक है, यहाँ से हमारा लेक्चर चालू होगा। ये थोड़ा सा बैंकिंग सिस्टम के बारे में हम बताएंगे आपको। उसके बाद से फिर ये वाला डिस्कस करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वगैरह कैसे हुई। उसके बाद से ये डिस्कस करेंगे इसका मुख्यालय वगैरह कहाँ है। उसके बाद से ये इसका सब क्षेत्रीय कार्यालय वगैरह कहाँ है। उसके बाद से इसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके बाद से बात करें तो ये कौन कौन से प्रमुख गवर्नर बने हैं इसके बारे में, और फिर लास्ट में आरबीआई के प्रमुख कार्य, यहाँ तक हम बता देंगे। और कार्य तो नेक्स्ट क्लास से अब चर्चा में आएगा, जो भी वीडियो बनेगा उसका लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए लेक्चर को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आरबीआई के सबसे पहले एक बेसिक बात समझते हैं कि बैंक एक्चुअली में होता क्या है। बैंक, तो यहाँ पे एक बैंक का फिगर आपको बनाया गया है, कोई भी बैंक यहाँ पे आप रख के देख लीजिए तो कैसे काम करता है और कैसे पूरा फंक्शन करता है उसके बारे में हम बताएंगे। मान लीजिए कि सपोज करिए एक बैंक है, तो यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर का अपना यहाँ पे बैंक अकाउंट अपना खुला रहता है, अपना खाता यहाँ पे खुला होगा, बहुत सारे इसके कस्टमर होंगे। जो भी इनके पास एक्स्ट्रा पैसा खाने पीने से बच जाएगा वो अपना बैंक अकाउंट या सेविंग अकाउंट में सामान्यतः जमा करते हैं। बैंक बदले में इनको अलग अलग बैंक की अलग अलग पॉलिसी है। बैंक सामान्यतः 4% यानी 4% ब्याज इनको पे करेगा। अब मान लीजिए बैंक के पास जितना पैसा गया, ये सभी पैसों पे 4% ये कस्टमर को ब्याज पे करेगा। अब जाहिर सी बात है कि ये पैसा जो बैंक में जमा हुआ है, बैंक भी तो अपने पास नहीं रखेगा इस पैसे को, क्योंकि वो अपने पास रखेगा तो फिर ये 4% का ब्याज तो अपने घर से पे नहीं करेगा। तो बैंक इसको सामान्य क्या करता है, जो उद्योगपति हैं या जिसको लोन लेना होता है, बैंक इस लोन को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब वो जो उधार लेने वाला होगा बैंक से वो क्या करेगा, उधार लेगा, बदले में जो
उधार लेने वाला है, बैंक उससे 9% के रेट से, सामान्यतः अलग अलग बैंक का अलग अलग ये ब्याज दर होता है, इतने प्रतिशत से वो लोन देगा। अब 4% इधर वापस करना है, उधर से लिए 9% बच गया, बीच का कितना प्रतिशत, 5%। ये जो 5% एक्स्ट्रा आरबीआई को मिला, सॉरी ये बैंक को मिला है, यही बैंक का एक्चुअल इनकम है। इसी से इसका पूरा फोन खर्च, बिजली खर्च, रूम रेंट खर्च, कर्मचारियों का वेतन, सब कुछ इसी 5% में इसको हैंडल होना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी बैंकिंग सिस्टम काम करता है, या दुनिया का कोई भी बैंकिंग सिस्टम लगभग इसी फंक्शन पे काम करता है। एक तरफ से कस्टमर से पैसा लेता है और दूसरी तरफ जिसको जरूरत है वहां पे पहुंचाता है। अच्छा, फाइनेंशियल मार्केट या वित्तीय बाजार के भी डिफिनेशन में हमने यही समझा था कि वित्तीय बाजार का मतलब ही होता है कि जहां पे अधिक है उसको लाकर यहाँ पे बाजार में रखना और जहां पे जरूरत है वहां पे पहुंचा देना। तो मनी मार्केट चूंकि फाइनेंशियल मार्केट का ही एक पार्ट है, तो मनी मार्केट के अंतर्गत जहां पे मुद्रा की अधिकता है, यानी कस्टमर के पास जो पैसा वो लाकर बैंक में जमा होगा, और जहां पे कमी है उसको उद्योगपति या लोन को जिसको जरूरत है वो लेकर जाएगा, अपना काम चलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा फंक्शन काम करता है। अब सपोज करिए कि ये बैंकिंग सिस्टम का सेटअप न रहे, तो फिर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा देश की इकोनॉमी पे। तो जो कस्टमर है वो सेविंग का पैसा तो अपने पास रखे रह जाएगा, इधर जो उद्योगपति है उद्योग लगाना चाहता है उसके लिए तो पैसा ही नहीं मिलेगा कि वो उसको क्या कर सके, खर्च कर सके। तो इसमें सामान्य तो इसका नुकसान क्या होगा, नुकसान ये होगा कि आप सबसे पहले बैंक के लेवल पे देखें, अब इतना पैसा इसको घर में सुरक्षित कैश रखेगा तो उसको दिक्कत होगा भाई, जिसको मान लो चोर आकर चोरी कर ले। दूसरा, बैंक चूंकि ये नहीं लाएगा, इसलिए बैंक में जितने लोगों को रोजगार मिला है और ये हमारा सर्विस सेक्टर जो बैंकिंग सेक्टर डेवलप हुआ है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तीसरा, उद्योगपति को लोन नहीं ले मिल पाएगा तो वो अपना बिजनेस सेटअप नहीं कर पाएगा। बिजनेस सेटअप नहीं कर पाएगा तो बहुत लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, रोजगार नहीं मिल पाएगा तो सरकार को कुछ टैक्स भी नहीं मिल पाएगा। अब ये फंक्शन पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से काम करे तब क्या फायदा होगा हमारे देश की इकोनॉमी को। तो पहले तो ग्राहक को पैसा आकर जमा हो गया, बैंकिंग सेक्टर में कुछ लोगों को रोजगार मिल गया, जो उद्योगपति जिसको पैसे की जरूरत है वो पैसा लेकर चला गया। अब पैसा लेकर चला गया तो उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करेगा, जैसे ही निवेश करेगा वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा तो छड़ गिट्टी बालू ये सब बिकेगा, कुछ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। जो भी चीज का यहाँ से उत्पादन होगा उस पर सरकार अपना गुड्स एंड सर्विस टैक्स चिपका देगी, तो सरकार को टैक्स के पैसा भी मिल जाएगा, टैक्स का रेवेन्यू भी मिल जाएगा। तो ये सारा प्रॉफिट होता है बैंकिंग सिस्टम के होने से। अगर ये नहीं रहेगा तो बहुत सारा वो लॉस हो जाएगा, बैंक वाले को रोजगार चला जाएगा, उद्योगपति को लोन नहीं मिलेगा, कुछ लोगों को रोजगार मिल रहा था रोजगार नहीं मिलेगा, सरकार को टैक्स का पैसा नहीं मिलेगा। इतना क्लियर। जैसे इसमें हमने दिखाया है कि मुद्रा की आपूर्ति, यानी लोग जब पैसा जमा करते हैं यानी मुद्रा की आपूर्ति बढ़ गया। मुद्रा की आपूर्ति मतलब कि मार्केट में वो पैसा बैंक में आ गया, लोगों को लोन आसानी से मिल जाएगा, लोग इसको निवेश करेंगे तो रोजगार बढ़ेगा, हमारा उत्पादन रोजगार बढ़ेगा तो गरीबी और बेरोजगारी दूर होगा, उत्पादन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली हमारे देश का जीडीपी बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, सरकार को कुछ टैक्स की राशि प्राप्त हो जाएगी। तो सामान्यतः हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम इस प्रकार से काम करता है, इसलिए किसी भी कंट्री के अंतर्गत एक सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था का होना बहुत ही आवश्यक है और बहुत एक जरूरी बात है, नहीं तो ये सारा चीज पूरी तरह से क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि कस्टमर और उद्योगपति दोनों को बेहतर तरीके से, मतलब ये बीच में एक बिचौलिया होना चाहिए जो बैंकिंग सिस्टम इसको काम करता है। अब इस पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने का काम हमारा आरबीआई करता है और पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो आगे तो आरबीआई के कार्य में हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये बेसिक बात है। नेक्स्ट, अब आरबीआई के बारे में समझ लेते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई पहले तो एक केंद्रीय बैंक है, सभी देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है, जैसे भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक। चाइना का भी अपना केंद्रीय बैंक है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका का भी अपना एक केंद्रीय बैंक है फेडरल रिजर्व। तो सभी देश का अपना एक केंद्रीय बैंक है जो सामान्यतः वहाँ के पूरे बैंकिंग सिस्टम को क्या करता है, रेगुलेट करता है, सरकार के साथ अपना मतलब रणनीति बनाकर पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये केंद्रीय बैंक है। इसका कार्य क्या है हमारे आरबीआई का? आरबीआई के पास तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन यहाँ पे दो महत्वपूर्ण काम लिखा हुआ है। एक तो मुख्य काम है मौद्रिक नीति को जारी करना, मौद्रिक नीति का निर्माण एवं उसका क्रियान्वयन। आरबीआई के बहुत सारे काम हैं, लेकिन सबसे इसका महत्वपूर्ण काम है मौद्रिक नीति का निर्माण करना और सही से उसका क्रियान्वयन करना।
साथ ही साथ भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का नियंत्रण, नियमन एवं निरीक्षण करना। तो मौद्रिक नीति तो जारी करता ही करता है, साथ ही साथ हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम का नियंत्रण, कंट्रोल इसके पास है, नियमन पूरा रेगुलेशन बनाता है, निरीक्षण समय समय पर उसकी देखरेख भी करता है। इसके अलावा भी आरबीआई के बहुत सारे काम है, जो आरबीआई का कार्य पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। मौद्रिक नीति क्या होता है, कैसे बैंकों को कंट्रोल करता है, ये सारी बातें आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, एक कमीशन बना 1926 में जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन, और हिल्टन यंग कमीशन 1926 के सिफारिश पे ही आरबीआई एक अधिनियम पारित किया गया, आरबीआई अधिनियम 1934। और आरबीआई 1934 अधिनियम के माध्यम से इस आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। तो दो बातें समझिए, एक तो सबसे पहले एक कमीशन आपको दिमाग में रखना है, हिल्टन यंग कमीशन। 1926 में ये हिल्टन यंग कमीशन बना था और इसने ही सिफारिश किया था कि भारत में केंद्रीय बैंक होना चाहिए जिसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक कुछ ऐसा हो। तो 1934 में यह अधिनियम पारित हुआ जिसका नाम था आरबीआई एक्ट 1934, और आरबीआई एक्ट 1934 के पारित होने के बाद 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की क्या हुई, स्थापना हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना चूंकि पार्लियामेंट के बनी हुई नियम संघ है, इसलिए भारत के संविधान में शामिल नहीं है। ठीक है, इसलिए लिखा गया है यह एक सांविधिक संस्था है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। सामान्यतः पार्लियामेंट के कानून से जो भी संस्थाएं बनती है जो हमारे संविधान के पार्ट नहीं होती है लेकिन अलग से कानून के माध्यम से वो चलती है, तो उसको हम सांविधिक संस्था कहते हैं। यानी गैर संवैधानिक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई है। तो फिर आरबीआई को इतना सारा पावर मिलता है कहाँ से? तो आरबीआई का ये सारा पावर मिलता है आपको आरबीआई अधिनियम 1934 से, और इसी के माध्यम से वो अपना पावर जनरेट करके पूरा बैंकिंग सिस्टम और ये सारी चीजों को करता है। जब आरबीआई की स्थापना हुई तो इसमें कुल पूंजी लगा था 5 करोड़। 5 करोड़ का इसका टोटल पेड अप कैपिटल था और 5 करोड़ की पूंजी के साथ ये बैंक स्टार्ट हुआ। 100 रुपए के शेयर इशू किए गए और लगभग 5 लाख शेयर इशू किए गए थे 100 रुपए का। ठीक है, यानी जाहिर सी बात है कि शेयर इशू किया गया तो इसमें से कुछ लोग प्राइवेट पार्टनर भी शेयर को खरीदे थे और कुछ सरकारी यानी सरकार के पास था। यानी जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो इसमें सरकार का भी कुछ पैसा लगा हुआ था और प्राइवेट पार्टनर का भी कुछ पैसा लगा हुआ था। परंतु जब देश आजाद हुआ तो 1 जनवरी 1949 को जितने प्राइवेट लोगों का पैसा आरबीआई में लगा था ये सारा पैसा उनको वापस कर दिया गया और पूरी तरह से ये राष्ट्रीयकरण हो गया। मतलब ये पूरी तरह से अब भारत सरकार की बॉडी हो गई आरबीआई पूरी व्यवस्था। ठीक है, तो इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो इतना बात समझ गए कि ये केंद्रीय बैंक है, इसका मुख्य कार्य मौद्रिक नीति के निर्माण और क्रियान्वयन के साथ साथ हमारे पूरे भारतीय बैंकिंग सिस्टम को नियंत्रित करना, नियमन करना और निरीक्षण करना। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1934 में एक अधिनियम पारित हुआ और 1935 में इसकी स्थापना कर दी गई। कुल पूंजी 5 करोड़ जिसमें सरकारी और निजी दोनों था, और 1 जनवरी 1949 को सारी निजी पूंजी को वापस कर दिया गया और पूरी तरह से ये राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये भी कमीशन एक भारतीय केंद्रीय जांच समिति, सामान्यतः 1929 में जो रिसेशन आया था विश्व लेवल पे, आर्थिक मंदी जिसको कहा जाता है, उसके बाद से भी ये कमीशन बनाया गया था सेंट्रल एक बैंक की स्थापना करने के लिए। ठीक है, परंतु एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन ज्यादातर आए हैं उसको दिमाग में रखना है कि हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर इसको मतलब स्थापित किया गया। आइए आगे देखते हैं। अच्छा, जितना ये स्लाइड आपको दिख रहा है ये सारा स्लाइड आपको भेज दिया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। लेक्चर थोड़ा सा लेट से मिल रहा है लेकिन टेलीग्राम चैनल हम लिंक में डाल दे रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में लक्ष्य सिविल सर्विसेज आप कैपिटल लेटर में सर्च करेंगे, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। कोचिंग से संबंधित और महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन से संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं उसके माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाता है और ये जो भी स्लाइड है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे समझ लेते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। मुख्यालय तो आरबीआई के मुख्यालय की बात करें तो आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता 1937 तक, यानी जब 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई तो 2 वर्षों तक 1935 से 37 तक इसका मुख्यालय था कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है, इसके बाद 1937 के बाद इसका मुख्यालय कर दिया गया कहाँ पे? मुंबई, और वर्तमान में भी इसका आरबीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, तो 1935 में स्थापना के बाद 37 तक इसका मुख्यालय था मुंबई। इन 37 के बाद अभी वर्तमान 2024 तक इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई। तो आरबीआई का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुंबई में है। अब ये जो आरबीआई है 1947 ईस्वी तक म्यांमार के लिए भी सेंट्रल बैंक का काम करता था, क्योंकि आपको पता था कि म्यांमार पहले भारत का ही हिस्सा था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद से
इसको एक अलग राष्ट्र बनाया गया, लेकिन इसका सेंट्रल बैंक का जो भी काम होता था 1947 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता था। 1947 के बाद फिर म्यांमार की अपनी सेंट्रल बैंक बनी और वहां से सारी प्रक्रियाएं होने लगी। ठीक है, 1948 तक पाकिस्तान के लिए भी जो सेंट्रल बैंक का काम होता था वो मतलब आरबीआई ही करता था। 1948 में पाकिस्तान के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बना, जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है और वहाँ के सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य करता है। अदरवाइज 1948 तक पाकिस्तान के लिए भी सेंट्रल बैंक का काम आरबीआई के द्वारा ही किया गया। ठीक है, विश्व के कुछ अन्य प्रमुख केंद्रीय बैंक है यहाँ पे। बैंक ऑफ जापान, जापान के लिए, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, चाइना के लिए, पीपल्स बैंक ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए, फिर फेडरल रिजर्व बैंक, फेडरल बैंक, ये है सबका संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, तो ये आपका था। बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे। तो इसको बात कर रहे थे। अब विश्व के कुछ अन्य सेंट्रल बैंक है जिसका नाम थोड़ा सा दिमाग में रखिए, क्योंकि न्यूज में कभी कभी चर्चा में आते रहता है, इसलिए इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। जैसे जापान का है बैंक ऑफ जापान, इसको जापान का ये है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, ये चाइना का अपना सेंट्रल बैंक है, बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। वैसे ही पीपल्स बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्रिटेन का है, यानी इंग्लैंड का है। फेडरल बैंक, ये दिमाग में जरूर रखिएगा, यूएसए का जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम फेडरल बैंक है। ये ज़्यादातर विश्व मार्केट में चर्चा में रहने वाला शब्द है, तो इसको दिमाग। नेक्स्ट, अब कुछ फैक्ट्स है आरबीआई से संबंधित, उसको देख लीजिए। हेलो, बात नहीं करो। आरबीआई का म्यूजियम या संग्रहालय, मतलब आरबीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को संभाल कर रखा जाता है, तो आरबीआई का म्यूजियम या संग्रहालय है कहाँ पे? कोलकाता में। आरबीआई का मौद्रिक संग्रहालय है मुंबई में। ये सब नया फैक्ट है, इसको दिमाग में रखिएगा। आरबीआई की एकेडमी जहाँ पे इसके ट्रेनिंग वगैरह होती है, इसका भी कहाँ पे है? मुंबई। आरबीआई इनोवेशन हब, मतलब जहाँ पे रिसर्च वगैरह का काम किया जाता है, बेंगलुरु, क्योंकि ज़्यादातर रिसर्च का काम बेंगलुरु में ही होता है, इसलिए इसको बेंगलुरु। आरबीआई डाटा सेंटर एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ये नया बना है 2021-22 के आसपास, तो इसको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट, आरबीआई सिंबल या लोगो, टाइगर मतलब वो बाघ, शेर, और पाल्म ट्री, पाल्म का जो वृक्ष होता है वो इसका सिंबल और लोगो है। आरबीआई का लेखांकन कार्य, मतलब इसका जो फाइनेंशियल ईयर चलता है, पहले इसका फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से 30 जून तक चलता था, क्योंकि आईएमएफ और विश्व बैंक का भी फाइनेंशियल ईयर सामान्यतः 1 जुलाई से चालू होकर 30 जून तक चलता था। लेकिन वर्ष 2021-22 में आरबीआई ने इसको चेंज कर लिया। भारत सरकार का जो फाइनेंशियल ईयर है, तो भारत सरकार का भी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, तो उसी के पैरेलल आरबीआई ने अपने आप को कर लिया। तो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल को चालू होता है और 31 मार्च को ये क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत पर्सन? कितना बात समझ गए? तो ये कुछ फैक्ट्स है, और ये थोड़ा सा कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर वगैरह है ये समझ गए। नेक्स्ट, अब वो आरबीआई के ऑफिस, कहाँ कहाँ पे आरबीआई के ऑफिस, घर पे जाके मैप बना के जैसे होगा इसको लिख लीजिएगा। आरबीआई के ऑफिस, एक इसका हेडक्वार्टर है और 4 इसके जोनल ऑफिस है और 33 इसके बात करें तो हम रीजनल ऑफिस हैं। तो एक इसका हेडक्वार्टर है, यहाँ पे दिया हुआ है। मुख्यालय कितना है? 1। उसके बाद से क्षेत्रीय कार्यालय जोनल ऑफिस है कितना? 4। और उसके बाद से रीजनल ऑफिस, इसको सब ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है, ये है 33। पहले 31 था, अभी 2 नया बना हुआ है। 32वां बना है नागालैंड की राजधानी कोहिमा में और 33वां बना है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में। तो ये 2 नया अपडेट है वर्ष 2023 में। यहाँ पे इसका सब ऑफिस या फिर इसका रीजनल ऑफिस खोला गया है। कोई दिक्कत परेशानी? हेडक्वार्टर की बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मुंबई इसका हेडक्वार्टर। अभी बताए थे 1937 तक ये कहाँ था? कोलकाता, और 1937 के बाद से ट्रांसफर होकर चला गया कहाँ पे? मुंबई। ठीक है, तो मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। एक तो हेडक्वार्टर समझ गए मुंबई। उसके बाद से 4 इसका क्षेत्रीय कार्यालय है, जोनल ऑफिस। अब एक ही जगह से पूरा काम तो पॉसिबल नहीं है ना, तो अलग अलग जगहों पे इसका, भारत के उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण चारों जगहों पे इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय में एक आपका न्यू दिल्ली इसका जोनल ऑफिस है, उसके बाद से एक कलकत्ता जोनल ऑफिस है और एक चेन्नई जोनल ऑफिस है, और उसके बाद से मुंबई खुद एक जोनल ऑफिस के तौर पे भी काम करता है। ठीक है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर भी है और इसका एक जोनल ऑफिस भी कहाँ पे है? मुंबई में है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी? तो इसका 4 ये जोनल ऑफिस है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर दिमाग में रखना और साथ ही साथ 4 इसका जोनल ऑफिस है, न्यू दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई।
उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इस तरह से आप दिमाग में रख लीजिएगा। इसके साथ साथ 33 इसका रीजनल ऑफिस है। पहले बोले कि 31 था, ये बढ़कर अभी कितना हो गया है 33। दो नया बना है वर्ष 2023 में, 32वां कोहिमा नागालैंड की राजधानी और 33वां अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में बना हुआ है। तो ये टोटल इसका 33 यहाँ पे मैप में ये सारा दिखाया गया। जैसे पटना बिहार की राजधानी, पटना में भी इसका एक रीजनल ऑफिस है। तो आरबीआई से संबंधित कोई भी शिकवा शिकायत हो, आप जाकर यहाँ पे इसके जो मतलब रीजनल ऑफिस में आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे 2000 रुपये का नोट अभी भी मान लीजिए आपके पास है, उसको कुछ एक्सचेंज वगैरह करना है, या नोट फट गया उसको नया नोट लेना है, तो आप चले जाइए इसके ऑफिस में, वहाँ से एक्सचेंज करके सामान्यतः मिल जाता है। ठीक है, 500 और 1000 का नोट बन गया था, जो बाद में विदेश में थे तो उनके लिए लिबर्टी दी गई थी कि जो बाहर हैं विदेश में वो आएंगे तो फिर वो अपना बाद में ले जाकर जमा कर सकते हैं। तो सब ये जोनल ऑफिस और ये सब रीजनल ऑफिस को ये काम सौंपा गया था कि उस स्टेट की राजधानी में है, वहाँ से इस चीज़ें क्या कर ली जाएगी, हैंडल कर ली जाएगी। तो इसको दिमाग में रखना है। एक इसका हेडक्वार्टर है, 4 इसका जोनल ऑफिस है, और उसके बाद 33 इसका रीजनल या सब ऑफिस है। यहाँ तक कोई दिक्कत पर हेडक्वार्टर और जोनल ऑफिस दिमाग में रखिएगा। बाकी ये तो अपडेट जब जब होता जाए, जैसे 32वां और 33वां बनाए तो करंट अफेयर्स के तौर पे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट आगे आरबीआई का स्ट्रक्चर, फंक्शन नहीं है ये, अभी स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, फंक्शन मतलब कार्य हो जाएगा, वो आगे आएगा। तो अभी आरबीआई का स्ट्रक्चर देखेंगे कि कितने लोग, कोई भी संस्था को चलाने के लिए एक लोगों का ग्रुप होता है, तो ऐसे आरबीआई के पूरी संस्था को चलाने के लिए आरबीआई का एक ग्रुप है जिसको आरबीआई का स्ट्रक्चर या संरचना के तौर पे देखेंगे। तो इसमें वर्तमान में अभी इसमें टोटल मेंबर अधिकतम इसके ग्रुप में हो सकते हैं 31, लेकिन वर्तमान में इसमें टोटल मेंबर कितने हैं 21। अभी इसमें 21 मेंबर हैं, 21 मेंबर हैं यहाँ पे, 21 सदस्य हैं। अब 21 सदस्य में कौन कौन है यहाँ पे स्लाइड में दिखा हुआ है। सबसे पहले एक तो होता है गवर्नर, जो आरबीआई के गवर्नर अभी हैं, इसको शक्तिकांत दास, भारत के आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में। साथ ही साथ इसमें 4 होते हैं उप गवर्नर, डिप्टी गवर्नर जिसको बोला जाता है, जिसमें अभी हैं एमडी पात्रा, एमआर राव और रवि शंकर, और ये हैं स्वामीनाथन। ये 4 लोग हैं। इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में 2 जून 2023 में हुई है। ये लोग 20-21 से ही काम कर रहे हैं, 3 लोग, इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है। तो ये 4 उप गवर्नर हो गए, कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद से 4 क्षेत्रीय कार्यालयों को जो प्रमुख है, 4 क्षेत्रीय कार्यालय बताए थे, न्यू दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और एक चेन्नई। तो 4 जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं उसके जो हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं, वो भी आरबीआई के जो स्ट्रक्चर है उसमें शामिल होते हैं। तो 4 4 8 और एक 9। बाकी 10 होते हैं निर्देशक, जो सामान्यतः भारत सरकार के द्वारा क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। तो इसमें 10 होते हैं निर्देशक। एक वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि होता है, फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है उसका मंत्रालय होता है, और एक वित्त सचिव खुद इसका मेंबर होता है, जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है। तो हिनकांत पांडे जो अभी नए फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त किए गए, तो इसका ये खुद मेंबर होता है। तो टोटल अभी इसको जोड़ेंगे तो कितना है 21। मैक्सिमम इसमें हो सकते हैं 31, वर्तमान में इसमें टोटल सदस्यों की संख्या है कितना 21। तो इसके पूरे स्ट्रक्चर में 21 लोग हैं अभी। अब इसमें से बात करें गवर्नर और उप गवर्नर, इनकी नियुक्ति वगैरह कैसे होती है कि फ्यूचर में अभी आपको भी कभी गवर्नर का बनने का विचार करें तो कैसे बन सकते हैं। तो इसमें देखिए भारत सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं, और इसके नियुक्ति के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी है, संसदीय समिति है नियुक्ति की, संसदीय समिति वो सिफारिश करती है तो फिर ये नियुक्त होते हैं। सामान्यतः यूपीएससी के बंदे होते हैं, और मतलब उसी पोस्ट पे जिसको इकोनॉमिक्स से भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो उसको यहाँ पे लाया जाता है। दिमाग में रखना है, नियुक्ति की संसदीय समिति सरकार के हाथ में नहीं है कि किसी भी को व्यक्ति को नियुक्त कर दे। तो पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है अपॉइंटमेंट के लिए, उसकी सिफारिश पर फिर सरकार उप गवर्नर और गवर्नर की क्या करती है, नियुक्ति करती है। कार्यकाल इनका निश्चित नहीं है कि कब तक इनका कार्यकाल रहेगा, ठीक है। तो योग्यता कोई निर्धारित नहीं है कि योग्यता क्या होना चाहिए, आयु भी कोई फिक्स नहीं है कि कितने दिन तक ये इसके पद पे बने रहेंगे, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है। नेक्स्ट 4 क्षेत्रीय कार्यालयों के, तो कार्यालय का जो हेड होता है वो इसका बन जाता है। 10 को निर्देशक जो होता है भारत सरकार उनको नियुक्त करती है, यानी सरकार के हाथ में ये पूरा मामला है। वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि होता है, और एक फाइनेंस सेक्रेटरी या वित्त सचिव होता है। तो टोटल ये आपके 21 लोग इसमें शामिल हैं अभी वर्तमान आरबीआई के स्ट्रक्चर के अंतर्गत। कोई दिक्कत परेशानी। इन 4 का नाम दिमाग में रख लीजिएगा। उप गवर्नर अभी वर्तमान में कौन है, और जाहिर सी बात है जिस पे करंट अपडेट है उसको तो और दिमाग में रखना है करंट अफेयर्स के लिए, बोलो ना जी उसमें। तो इस भाई साहब को, श्री स्वामीनाथन को आप दिमाग में रखिएगा। ये पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शायद प्रबंध निर्देशक थे, बाद में अभी इनको आरबीआई का उप गवर्नर बनाया गया है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। तो एक गवर्नर, 4 उप गवर्नर, 4 जोनल ऑफिस के हेड, 10 सरकार के द्वारा नियुक्त, एक फाइनेंस सेक्रेटरी और एक वित्त मंत्रालय का कोई प्रतिनिधि। टोटल कितने लोग
21 लोग इसमें भी वर्तमान में शामिल हैं और 21 लोग पूरे भारत के बैंकिंग सिस्टम के साथ साथ पूरे आरबीआई को क्या कर रहे हैं, व्यवस्थित और मैनेज कर रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट पे अभी तक कौन कौन से गवर्नर बने हैं उसका ये लिस्ट दिया हुआ है इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। कब कौन कौन, पहला गवर्नर कौन था, दूसरा गवर्नर कौन था, पहला भारतीय गवर्नर कौन था, सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका था, सबसे कम कार्यकाल किसका था, कौन ऐसा गवर्नर था जो आगे चलकर भारत का प्राइम मिनिस्टर बना, वर्तमान में गवर्नर कौन था, उसके पहले गवर्नर कौन थे, इतना ही बात लिखा गया है। टोटल 7 बात बोले हैं और 7-8 बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर या फाउंडर ऑफ आरबीआई मतलब संस्थापक गवर्नर ये थे जिसका नाम था सर आसवन स्मिथ। 1935 से लेकर 1937 तक ये आरबीआई के गवर्नर के पद पे कार्यरत थे। कोई दिक्कत पर्सन? तो सर आसवन स्मिथ 1935 से 1937। उसके बाद से आरबीआई के सेकंड जो गवर्नर बने जेम्स ब्रेड टेलर 1937 से लेकर 1943। ये भी फॉरेनर विदेशी ही थे, कोई अभी भारतीय नहीं बना था 1943 तक। 1943 में पहले भारतीय बने तो आरबीआई के थर्ड गवर्नर थे तथा पहला भारतीय गवर्नर थे। बात समझ में आ रहा है ना? पहला भारतीय गवर्नर थे जिनका नाम था सीडी देशमुख। 1943 से लेकर 1949 तक ये आरबीआई के गवर्नर के पद पे आसीन रहे। कोई दिक्कत? तो 1943 से लेकर 1949। उसके बाद से आरबीआई के 15वें गवर्नर जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से लेकर 1985। ठीक है, तो इतने हल्के में मत लीजिए मनमोहन सिंह को, ये कभी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के पद पे भी रहे हैं। ठीक है, तो 82 से लेकर 85 पहले भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं जो आरबीआई के गवर्नर बने और बाद में इनको भारत का प्रधानमंत्री बनने का भी अवसर प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक देख लिए। नेक्स्ट, आरबीआई के 16वें गवर्नर तथा सबसे कम कार्यकाल, इनका ही सबसे ज्यादा कार्यकाल था। आरबीआई के चौथे गवर्नर तथा सबसे ज्यादा कार्यकाल बेनेगल रमाराव 1949 से लेकर 1957, लगभग 8 वर्षों तक इन्होंने आरबीआई के गवर्नर के पद पे काम किया था। तो इनको ये सबसे ज्यादा कार्यकाल में चले गए, सबसे ज्यादा। और सबसे कम कार्यकाल है अमिताभ घोष, 1985 में बने तो 1985 में ही हट गए, तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ये बने हुए थे। तो ये सबसे कम, तो सबसे ज्यादा और सबसे कम पहले भारतीय सीडी देशमुख जो आरबीआई के गवर्नर बने, और एक व्यक्ति मनमोहन सिंह जो 1982 से 85 तक आरबीआई के गवर्नर रहे और बाद में ये भारत के प्रधानमंत्री बने। यहाँ तक नो दिक्कत। आरबीआई के 24वें गवर्नर 24 उर्जित आर पटेल 2016 से 2018। हालांकि इनका कार्यकाल अभी बचा हुआ था, लेकिन सरकार से कुछ अनबन होने के कारण इन्होंने पहले ही रिजाइन दे दिया। इनके रिजाइन देने के बाद अगले जो गवर्नर बने आरबीआई के 25वें गवर्नर, जो अभी वर्तमान में भी आरबीआई के गवर्नर हैं, शक्तिकांत दास 2014 वनवर्ड्स मतलब 2018 के बाद से लगातार ये पद पे बने हुए हैं। और 2024 में भी अभी वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, आरबीआई का कोई महिला गवर्नर अभी तक नहीं बनी है। तो 25 लोग जो गवर्नर बने हैं अभी तक कोई महिला यानी फीमेल पार्टिसिपेंट्स इसमें शामिल नहीं है, मतलब कोई भी महिला अभी तक आरबीआई का गवर्नर नहीं बनी है। एक महिला जो अभी तक आरबीआई के उप गवर्नर बॉडी में शामिल थी, एक व्यक्ति थी जिनका नाम था केजे उदेसी। 2003 से लेकर 2005 तक ये आरबीआई के उप गवर्नर थी। तो एक यही बनी है और एकमात्र और पहली जो भी आप समझ लीजिए यही एक महिला है जो आरबीआई के गवर्नर के पद उप गवर्नर के पद पे रही है। यहाँ तक होने का, तो ये सब फैक्ट के तौर पे पहला, दूसरा और भारत के पहला सबसे ज़्यादा कार्यकाल, प्राइम मिनिस्टर कौन बना, सबसे कम कार्यकाल, अभी कौन है और इनके पहले कौन थे, इतना बात दिमाग में रख लेना है। बोलो ना जैसनो। तो लिखते लगते इसको याद भी कर लीजिएगा कि कल पूछे तो बता दे कि आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, 1835 मत बताने लग। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अब एक स्लाइड और है, आरबीआई या रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य। आरबीआई काम का क्या करता है भाई, उसको अब देख लेना है और इसी सब काम के बारे में आगे पढ़ना है। ठीक है, तो आरबीआई के प्रमुख कार्य, मौद्रिक नीति जारी करना, तो सब बहुत सारा काम है जिसमें से सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। या आरबीआई मौद्रिक नीति अपना बनाता है। पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी या तरलता को मैनेज करने के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। तो मौद्रिक नीति जारी करना,
करेंसी या मुद्रा जारी करना, जो भी भारत में आप करेंसी आप देखते हैं, पीछे क्लास में बताए थे 1 रुपये का सिक्का और 1 रुपये का नोट भारत सरकार, जितने सिक्के हैं और 1 रुपये का नोट भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। लेकिन इसके अलावा जितने सारी करेंसी इशू होता है वो सब के सब आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, जिसपे आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर हस्ताक्षर होता है। कोई दिक्कत परेशानी? तो जितना सारा वो करेंसी जारी करने के लिए क्या स्टैंडर्ड रखा गया, कितना करेंसी जारी किया जा सकता है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन होगा। इन्फ्लेशन पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और सारी चीज़ें, क्योंकि आपको भी लगता है कि जब सरकार के पास पावर है, कागज का पैसा बहुत कम लगता है, तो पूरा एक बार छाप के पूरा घर घर बंटवा दीजिए 2-4 बोरा पैसा और सब गरीबी रातों रात खत्म कर दीजिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? वो आगे जब करेंसी छापने का अधिकार पढ़ेंगे आरबीआई का, वहां पे आएगा। बैंकों के बैंक के रूप में सभी बताए कि बैंकों का सभी छोटे मोटे बड़े बैंकों का बॉस है भाई, ये सभी इसी के अंडर में काम करते हैं, सभी इसी के रूल रेगुलेशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे आईसीआईसी हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, चाहे एचडीएफसी हो, सेंट्रल बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, कोई भी बैंक हो, सब आरबीआई के नीचे हैं। तो सभी बैंकों के बैंक के रूप में ये कार्य करता है। तो यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे ये पूरा फंक्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय वित्तीय व्यवस्था का नियमन और नियंत्रण, पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह से बेहतर तरीके से चल सके, इसके लिए काम करता है। सरकार के बैंक के रूप में, मतलब सरकार का भी खाता कहाँ पे है, इसी बैंक में सामान्यतः रहता है, तो सरकार के बैंक के रूप में भी काम करता है। कल ही बताए थे कि सरकारी कर्मचारी अब बनेंगे तो आपको सैलरी जो मिलेगा वो क्रेडिट का जो मैसेज आएगा वो किसका आता है, आरबीआई का आता है, क्योंकि सारा सरकार का पैसा कहाँ रखा है, आरबीआई को। आरबीआई को कमांड सरकार देती है कितना पैसा इस पर्सन को सैलरी के तौर पर पे कर देना है, यहाँ से कमांड दिया जाता है, वो सैलरी में पैसा क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। बोलो ना जी, अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है। तो सभी स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी सरकार के बैंकों के बैंक, सरकार के बैंक के रूप में भी आरबीआई का एक काम है। मतलब आरबीआई सारी चीजों को मैनेज करता है। सरकार को भी पैसा उधार चाहिए, आरबीआई से ले सकती है, हालांकि अदर बैंक से भी ले सकती है, लेकिन आरबीआई से भी ले सकती है। नेक्स्ट, विदेशी मुद्रा का भंडारण, संरक्षण एवं विनियमन, जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, डॉलर, उसको रिजर्व करना, जैसे अभी 600 समथिंग बिलियन डॉलर जो रिजर्व है वो सब किसके पास है, आरबीआई के पास है। जब कभी डॉलर का मूल्य बढ़ जाए तो उसको कम करने का प्रयास करती है, कभी बहुत कम हो जाए तो उसको बढ़ाने का प्रयास करती है। तो थोड़ा बहुत कमांड आरबीआई के पास है कि डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट बहुत गड़बड़ हो जाए, यानी व्यवस्था में थोड़ा सा उथल पुथल आ जाए, तो आरबीआई इस चीज को भी क्या करता है, मैनेज करता है। और पूरे फॉरेन करेंसी जितना सारा उसका मैनेजमेंट का काम भी किसके पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो मुद्रा का भंडारण, संरक्षण, विनियमन, इस सारा काम भी आरबीआई करता है। नेक्स्ट, मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रास्फीति एवं नियंत्रण, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, क्योंकि सरकार का मानना है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4+-2%, यानी 4 से 2% ज़्यादा हो सकता है, और ज़्यादा कम होगा तो 2% कम हो सकता है। तो इतने इन्फ्लेशन को कैसे बनाकर रखा जा सके, मुद्रास्फीति को, वो भी काम थोड़ा बहुत हेल्प करता है कौन, आरबीआई, इन्फ्लेशन को टारगेट करने में। केंद्रीय एवं सर्वोच्च बैंक तो है ही, भारत का ये केंद्रीय बैंक है। ठीक है, बैंकिंग एवं वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देना, आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, ओटीपी कोई मांगकर आपके पैसे से अकाउंट नहीं ट्रांसफर करवा ले, इसलिए समय समय पर आरबीआई का फोन कॉल मैसेज भी आपको आता है कि आप ओटीपी शेयर ना करें फला ढेम का। तो जागरूकता बढ़ाने के लिए भी कार्य करता है। उसका जगह जगह पर सम्मेलन होता है पब्लिक को जागरूक करने के लिए कि आप अपना ओटीपी और ये सब किसी के साथ शेयर ना करें। तो इस सब का भी काम। नेक्स्ट, बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता, अब आपको लोन तो चाहिए तो बैंक में चले गए, लेकिन बैंकों को कभी लोन की आवश्यकता पड़े, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कुछ पैसे की जरूरत पड़ जाए तो वो कहाँ से व्यवस्था करेगा, तो उसके लिए कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। वहां से जाकर वो लोन क्या करेगा, प्राप्त करेगा, और फिर जहां पे जरूरत है उसका क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। तो ये आरबीआई के 10 महत्वपूर्ण काम है। इसको करने के बाद फिर भारतीय बैंकिंग सिस्टम पे शिफ्ट होंगे और फिर वहां से प्रक्रिया चालू होगी। ठीक है, तो कल से क्लास जहां से आगे बढ़ेगी वो चलेगा आपका मौद्रिक नीति, आरबीआई की मौद्रिक नीति जारी करने की शक्ति। मौद्रिक नीति कौन बनाता है, इसके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, SLR, CRR, जो भी सारी चीजें हैं, ये सारा चीज, अभी रुक जाओ भाई, बंद ना कर। तो ये सारा चीज क्या हुआ, डिस्कशन में आएगा। कोई दिक्कत पड़ता है यहाँ तक? ठीक है।